आपको बताया था कि पैरामैग्नेटिक कंपाउंड या पैरामैग्नेटिक एटम हम कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक होने के लिए उस एटम के पास क्या होने चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे कि लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ आयरन। आयरन टॉपिक नंबर 26 होता है और उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन 18 आएगा, 4s2 आएगा, 36 आएगा। 4s अगर मैं बनाऊं तो मैं ऐसे एक ऑर्बिटल बना के उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा। अगर मैं 3D बनाऊं तो मैं 5 ऑर्बिटल बनाऊंगा, क्योंकि डी सबशन में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और मैं सब में पहले एक इलेक्ट्रॉन दूंगा और फिर मैं 6 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एक ऑर्बिटल को पेयर्ड कर दूंगा। दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, लेकिन यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या आयरन आपका पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है? यस सर, आयरन इज पैरामैग्नेटिक। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो क्या है? पैरामैग्नेटिक। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है वो उतना ज्यादा क्या है? पैरामैग्नेटिक। बोलो क्लियर है मेरी बात? उसके बाद आएगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक के लिए ऑल इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे क्या होने चाहिए? पेयर्ड होने चाहिए। तो वो चीज डायामैग्नेटिक कहलाती है। जैसे कि जिंक एटॉमिक नंबर 30, एटॉमिक नंबर 30, आर्गन 18, 4s2, 36, 10 और s में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, d में आपने 5 ऑर्बिटल बनाए और सब में आपने पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, 5 हो गए, और फिर आपने हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करे ताकि 10 हो जाए। यू कैन सी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक भी नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गए 0, तो ये क्या हो गया? डायामैग्नेटिक। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है दे ऑल आर पैरामैग्नेटिक। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल जो है दे सब पैरामैग्नेटिक है। डाया नहीं है सर, पैरा है, ध्यान देंगे। क्यों सर? सिंपल सी बात है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किनको कहते हैं? जिनके डी ऑर्बिटल में 1 से लेके क्या हो? 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक ना एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड जरूर आएगा। चेक कर लीजिए, ये डी ऑर्बिटल बना लिया। सपोज डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक अनपेयर्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन वही अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक। अगर 2 है तो भी पैरामैग्नेटिक होगा, तो अभी 2 अनपेयर्ड आ गए। 3 में भी पैरामैग्नेटिक, 4 में पैरामैग्नेटिक, 5 में पैरामैग्नेटिक, 6 में भी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 4 अनपेयर्ड। 7 में भी पैरामैग्नेटिक, 8 में भी पैरामैग्नेटिक और 9 में भी पैरामैग्नेटिक। 9 में पैरामैग्नेटिक बहुत कम होगा क्योंकि कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन होगा तो पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन मेटल लिख देते हैं। ट्रांजिशन मेटल जो है ये कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक होती है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए और ट्रांजिशन मेटल्स के पास एक ना एक क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। आ गया समझ में? अरे आ गया समझ में कि पैरामैग्नेटिक क्या है? इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और पैरा डाया का पता लगाने के लिए तो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी सर। कॉन्फ़िगरेशन करके पता लगेगा कि डाया है या पैरा। उसके बाद एक चीज आपको बताई थी मैंने, मैग्नेटिक मोमेंट। पहली, दूसरी, तीसरी चीज। फोर्थ चीज मैंने क्या बताई थी आपको? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया आपका म्यू। म्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? रूट n+2। इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं BM, बोहर मैग्नेटॉन। व्हाट इज n? n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि जितना ज्यादा n होगा उतना बड़ा वैल्यू किसका आएगा, म्यू का। अब देखो यार, अगर मैं पैरामैग्नेटिक की बात करूं, पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक में म्यू हमेशा 0 से बड़ा आएगा। पैरामैग्नेटिक में एक ना एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर एक भी अनपेयर्ड होगा तो म्यू का वैल्यू √3 आएगा। चेक कर लो, यहाँ पे 1 रखोगे ना, 1 + 2 3, 3 × 1 3 √3, तो म्यू का वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई कंपाउंड क्या हुआ, डायामैग्नेटिक हो गया, तो भाई डायामैग्नेटिक का मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो n का वैल्यू क्या होगा, अगर ये 0 हो गया तो इस सारे को 0 बना देगा, यानी कि म्यू का वैल्यू क्या है, 0। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पैरामैग्नेटिक के लिए म्यू का वैल्यू 0 से बड़ा होता है और डायामैग्नेटिक के लिए म्यू का वैल्यू 0 होता है। आगे समझ में, ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है, क्लियर। जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जितना ज्यादा, इसका मतलब उसमें उतने ज्यादा क्या, n, उतने ज्यादा n, और जितने ज्यादा n यानी कि वो उतना ज्यादा। आ गया समझ में? चलिए अब एक क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। चलिए सर, अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसके डाइवैलेंट आयन का, डाइवैलेंट आयन का मतलब क्या हुआ, +2 चार्ज वाला आयन। हमारे पास एक एलिमेंट है, हमने कहा m है, m हमें नहीं पता क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 27। आपको इसके डाइवैलेंट आयन का यानी कि m+2 इसका क्या निकालना, इसका म्यू निकालना है। पहले क्वेश्चन समझ लो, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवैलेंट आयन, डाइवैलेंट आयन जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो, एटॉमिक नंबर एटम का होता है, और उस एटम के डाइवैलेंट आयन का क्या निकालो, म्यू निकालो। कैसे निकालो, तो पहले एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। लो सर, 4s 3d, s में 2 d में 7। हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट नहीं चाहिए, हमें इस मेटल का नहीं चाहिए एटॉमिक नंबर जिसका 27, हमें इसके आयन का चाहिए। वो भी कौन से आयन का, डाइवैलेंट आयन। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन कम करो, बताइए 2 इलेक्ट्रॉन कम करो, क्या करो कॉन्फ़िगरेशन 4s2 वाह मुन्ना वाह। अरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस शेल से निकलता है, और वैलेंस शेल कौन सी है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो वैलेंस शेल होती है। वैलेंस शेल ये नहीं है, वैलेंस शेल ये है। लेकिन ये पहले क्यों लिखा है सर, हर बार मैं पूछता हूँ आपसे बात, ये पहले क्यों लिखी है सर फिर आपने, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। बहुत अच्छे, सब चीजें उल्टी बोलो, अरे जिस जो पहले लिखा जाता है उसकी एनर्जी कम हो गई। पोजीशन वाइज देखोगे तो न्यूक्लियर से ये 3d होगा और 4s बाद में होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसको पहले फिल करता है क्योंकि इसका एनर्जी क्या होता है कम। लेकिन पोजीशन वाइज देखोगे तो 3d पहले आएगा, 4s बाद में आएगा। अरे समझे की बात, तो क्या कन्फिगरेशन हो जाएगी, कितना सही बोला सर, 4s2 3d 5, मतलब अर्थ का अर्थ बना दिया, 4s0 3d 7 this 37, तो 7 का मतलब D में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अनपेयर्ड कितने हुए, 3, 1 2 3 4 5 6 7, आगे 3 अनपेयर्ड। यहाँ पर आ गया n, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आ गया आपके 3। अब निकालना है आपको म्यू, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, रूट n+2 बोर मैग्नेटॉन, n का वैल्यू रख दो 3 + 2 क्या गया √15 Bm। √15 का मतलब हो गया सपोज क्या 3.9 के लगभग आएगा, 3.9 के लगभग आएगा, क्योंकि 16 तो 4 का रूट होता है, ये 3.9 Bm इसका आंसर आ जाएगा। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, फिर उसके डाइवैलेंट आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, फिर पता कर लो n कितना है
M 3 है, 3 है, फॉर्म लेकर क्या वैल्यू आ गया? बोलो। देखो सर, क्या लिखा आपने? शील्डिंग इफेक्ट, इसको क्या कहते हैं? और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है सर? मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मतलब एक ऐसा एटम जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना? अब सपोज आपके पास ये न्यूक्लियस है और ये आपके पास शेल्स है, ये शेल्स हैं ऐसे बहुत सारी, इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इनमें भरे हुए हैं, बोलो ठीक है? और ऐसे इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या होता है, अंदर वाली जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमेशा क्या करता है? शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, भाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। लेकिन क्या होता है कि जब बहुत सारी शेल्स होती हैं तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल तक जो उसका अट्रैक्शन फोर्स है वो पूरा यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है। उसको कौन रोकते हैं? अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स। अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन एक तरह से दीवार की तरह काम कर रहे हैं। अब सपोज ये पंखा मेरे को हवा दे रहा है, इसके मेरे बीच में कोई नहीं है तो हवा मेरे तक प्रॉपर आ रही है। लेकिन अगर मैं बीच में एक कपड़ा लगा दूं तो इसकी हवा मेरे तक कम आएगी। अगर मैं 2 कपड़ों का लेयर लगा दूं, है ना, तो ये शील्ड हो गया, पंखे की हवा मेरे तक आने से रुक गई। बस वही कहानी कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक पूरा नहीं आएगा। उसको कौन रोक लेगा? अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स उसको रोक लेंगे, दीवार की तरह खड़े हैं। इसे फिनोमिना को शील्डिंग कहते हैं। आगे समझ, शील्ड मतलब क्या हुआ? शील्ड, ये शील्ड मतलब क्या हुआ? प्रोटेक्ट करना। तो इसने ये दीवार की तरह है और इन्होंने इसको प्रोटेक्ट मतलब एक तरह से रुकावट पैदा कर दी है न्यूक्लियस के चार्ज को आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक ये कम पहुंचने देंगे, रुक जाएगा। दिस फिनोमिना इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट और स्प्लिटिंग इफेक्ट। अब ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस का पूरा अट्रैक्शन फील करेगा? नहीं करेगा। जितना अट्रैक्शन ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का एक्सपीरियंस करेगा, कम करेगा, नेचुरल सी बात है, उसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है। ठीक, तो शील्डिंग इफेक्ट क्लियर हो गया। ठीक, अगली बात सर, ये शील्डिंग इफेक्ट 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात, अंदर वाली शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, है ना, या अंदर वाली शेल कितनी है। सपोज 2 शेल है तो 2 दीवारें हैं। अगर मैं कहूँ कि अंदर कितनी शेल है? 3 शेल है सपोज। क्या कह रहे हैं हम लोग? 3 शेल है और फिर आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, तो 3 दीवारें हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा रुकावट आती है। तो जितने ज्यादा तो अंदर वाली शेल बढ़ाओगे या जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओगे उतनी ज्यादा रुकावट आएगी, उतना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा। सिंपल सी बात, अरे है कि नहीं? अगली बात, अगर आपके पास न्यूक्लियस है तो सबसे ज्यादा रुकावट शील्डिंग कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं? यानी कि अगर मैं आपको शील्डिंग इफेक्ट ऑर्डर पूछूं कि व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट ऑर्डर, सबसे ज्यादा रुकावट, सबसे मोटी दीवार जो रोकती है न्यूक्लियस के चार्ज को आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने से, वो होंगे s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स। 4 ऑर्बिटल तो होते हैं, s, p, d और m। तो सबसे ज्यादा रुकावट कौन करते हैं? s। ये न्यूक्लियस है, सपोज ये s है, सपोज कह रहा हूं मैं, सपोज ये p सबशेल है, ये d सबशेल है, ये f सबशेल है, और सपोज हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर f सबशेल है मान लिया। जब चलो f के बाद हमने कहा एक और शेल है और हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। सबसे ज्यादा रुकावट कौन करेगा? सबसे ज्यादा कौन रोकेगा न्यूक्लियस के चार्ज को? ये वाले इलेक्ट्रॉन।
फिर ये वाले, फिर ये वाले, फिर ये वाले। तो शील्डिंग इफेक्ट ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा शील्डिंग कौन करते हैं? s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन करते हैं, फिर कौन करता है? p ऑर्बिटल के, फिर कौन करता है? d ऑर्बिटल के, और फिर कौन करता है? ये भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा शील्डिंग, सबसे ज्यादा रोकने का काम न्यूक्लियस के चार्ज को आउटर मोस्ट शेल तक पहुंचने से सबसे ज्यादा कौन रोकता है? s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स। और d और f का शील्डिंग इफेक्ट बहुत अच्छा नहीं है, ये कम रोकते हैं, इनकी बनावट ही कुछ ऐसी है कि ये रोक नहीं पाते। और s और p की बनावट कुछ ऐसी है कि ये न्यूक्लियस के चार्ज को बहुत स्ट्रांगली क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं, आउटर मोस्ट शेल तक पहुंचने से रोक लेते हैं। आ गया समझ में? चलो लिखो। देखिए मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक साइज की, तुमने कुछ लगा वहां पे? तुमने यहाँ पे बात कर रहे हैं एटॉमिक साइज की या फिर एटॉमिक रेडियस, एक ही बात है। जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका साइज बड़ा होगा, जिसका रेडियस कम होगा उसका साइज छोटा। एटॉमिक साइज है एटॉमिक रेडियस। हमारे पास डी ब्लॉक में 4 सीरीज है, 3D, 4D, 5D और 6D। याद है कुछ? कोई भी सीरीज की बात करें, मैं 3D सीरीज की बात लेकर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब हम किसी भी सीरीज में लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं, जैसे कि आप 3D सीरीज में स्कैंडियम से आगे की तरफ जाएंगे, तो एटॉमिक साइज में आप क्या पाएंगे कि एटॉमिक साइज पहले डिक्रीज होगा। दिख रहा है आपको? 62, 162 पिकोमीटर, 147, 34, 27 पहले डिक्रीज होगा। जब आप सीरीज के बीच में पहुंचेंगे, लगभग बीच में पहुंचेंगे, 10 एलिमेंट है, लगभग 5 के एलिमेंट तक पहुंचेंगे, तो ये डिक्रीज कम होगा। देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, डिफरेंस ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। देखो कितना कम डिफरेंस है, देखो कितना कम डिफरेंस है। यहाँ तो लगभग सेम हो गई, यहाँ पे लगभग सेम। तो क्या सीख रहे हो कि जब हम लेफ्ट और राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज पहले कम होता है। आफ्टर मिडवे जो एटॉमिक साइज में डिक्रीज है वो कम डिक्रीज है, यहाँ ज्यादा डिक्रीज है, बीच में कम डिक्रीज है, लगभग कांस्टेंट है, कम डिक्रीज है। और लास्ट में चेक करो, बढ़ गया। लास्ट में जब तुम जाते हो तो देखो बढ़ गया। और यही ट्रेंड 4D सीरीज में भी है, यही ट्रेंड 5D सीरीज में भी है। तो हमने ये सीखना है कि पहले ट्रेंड क्या है, तो उसका रीजन आपको समझ में आना चाहिए कि रीजन क्या है। तो ट्रेंड है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ सीरीज, first atomic size decreases, after midway the decrease in atomic size is small, decrease तो हो रहा है लेकिन कम decrease हो रहा है, और लास्ट में फिर ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पहले ये पता होना चाहिए, तो रीजन समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। क्लियर है मेरी बात? अब इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ, ये जो ट्रेंड आया है ये ट्रेंड ऐसा क्यों आया है। तो समझिएगा, अगर मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, स्कैंडियम या टाइटेनियम, सब में क्या है? सबकी कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 80, फिर 4s है और फिर क्या है? अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, d में 1, बोलो ठीक है। टाइटेनियम की बात करूं s में 2, d में 2। इसकी बात करूं s में 2, d में, यानी कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है वो कहाँ ऐड हो रहा है? d में ऐड हो रहा है। बोलो क्लियर है मेरी बात? इसका एटॉमिक नंबर है 21, इसका एटॉमिक नंबर 22, आगे जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या बताता है? अब देखो क्या है, ये है न्यूक्लियस, और सपोज ये है आपका 3D, और सपोज ये है आपका 4s, और बात हो रही है स्कैंडियम की। तो स्कैंडियम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 21। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 21 प्रोटॉन है। सर मैं स्कैंडियम की बात कर रहा हूँ, s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। ये स्कैंडियम की बात हो रही है, दिस इज स्कैंडियम, s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ आएंगे। देखो s मैंने बाहर की तरफ बना है, और d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1। और
क्लियर। अब गए तो टाइटेनियम पे, कितने प्रोटॉन्स? 22। इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाएगा, प्रोटॉन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ाओगे? डी में। तो यहाँ गए आगे वैनेडियम, कितने प्रोटॉन? 23। इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा? तो आप ये देख रहे हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। अब अगर प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स जब बढ़ेंगे तो क्या आपका न्यूक्लियस ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो रहा है? 21 प्रोटॉन, 22 प्रोटॉन, 23 प्रोटॉन, ये जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ये इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा क्या करेगा? अपनी तरफ। भाई ये शेल है, ये ज्यादा कब खींचेगी इसकी तरफ? जब ये ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे। और जब तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या बढ़ रहे हैं? प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, जिसको न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसका न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा इसका है, इससे ज्यादा इसका है, इससे ज्यादा इसका है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आपका जो साइज है वो छोटा हो जाता है। तो दिक्कत तो नहीं? अरे बोलो, ठीक। यहाँ तक पहुंच गए सर। अब जैसे तुम यहाँ पहुंचे क्रोमियम से मैंगनीज की तरफ, मैंगनीज के अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूं Mn, आर्गन 18, 4s2 3d5, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे डी में? 5। और न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन आ गए? 25। भाई जब आप क्रोमियम से मैंगनीज की तरफ गए, क्रोमियम के न्यूक्लियस में 24 प्रोटॉन्स, मैंगनीज के न्यूक्लियस में 25 प्रोटॉन्स, ठीक। प्रोटॉन्स बढ़े, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। तो सर साइज कम तो हुआ, लेकिन साइज बहुत ज्यादा कम क्यों नहीं हुआ? यहाँ तो ज्यादा कम हुआ, यहाँ पर ये कम मतलब डिक्रीज जो हुआ है वो कम क्यों हुआ? ये तो क्वेश्चन हमारा है। तो जैसे ही बेटे यहाँ से तो मैंगनीज तक पहुँचते हो, डी शेल में जो डी सब शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। मतलब पहले इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे? इसमें डी में 2। इलेक्ट्रॉन कम होगा तो देखो एक चीज यहाँ पर जो मैं आज से पहले आपको शेडिंग इफेक्ट, क्या आपको लगता है कि 3D वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4s इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं? अरे अंदर की जो दीवार है ये न्यूक्लियस के चार्ज को कहाँ आने से रोकेगी? आउटर मोशन। लेकिन अगर डी में एक ही इलेक्ट्रॉन हो जैसे स्कैंडियम में होता है तो शेडिंग इफेक्ट बहुत कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही है। अगर तो यहाँ आए डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। शेडिंग इफेक्ट है लेकिन कम। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक कौन काम नहीं कर पा रहा और कौन काम कर रहा है? न्यूक्लियर चार्ज। समझिए मेरी बात। लेकिन बेटा जब यहाँ से यहाँ गए तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा, लेकिन साथ साथ क्या बढ़ा? तो जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा वो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चाह रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस के चार्ज को कहाँ नहीं पहुँचने दे रहे? आउटर मोशन तक नहीं पहुँचने दे रहे। यानी कि जब तुम यहाँ से यहाँ पहुँचे तो न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो किसने कैंसिल कर दिया? शेडिंग इफेक्ट है। और ये काम कहाँ तक चलता है? मैंगनीज से लेके कॉपर तक ये काम चलता है, क्योंकि जैसे जैसे तुम मैंगनीज से आयरन की तरफ जाओगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ एक क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? शेडिंग। शेडिंग हमेशा किसको अपोज करता है? न्यूक्लियर चार्ज को अपोज करता है। न्यूक्लियर चार्ज को आपको शेल तक पहुंचने से रोकता है। तो बेटे यहाँ से यहाँ तक न्यूक्लियर चार्ज का जो प्रभाव है वो किसने काउंटर बैलेंस कर लिया है? किसने नलीफाई कर दिया? शेडिंग है। इसलिए साइज लगभग क्या रहता है? सही घटता तो है लेकिन उतना नहीं घटता। क्या मैं समझा पाया आपकी बात? लास्ट में क्या हुआ सर? लास्ट में बढ़ क्यों गया? अब जब तुम लास्ट में कॉपर में जाओगे तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 18, 4s1 3d10। s में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 और d में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 6 8 10 हो गए। 2 2 4 2 6 और एक और लगा। ये स्थिति है कॉपर की। इतने सारे इलेक्ट्रॉन आ गए डी में। अब क्या करेंगे? ये रिपल्शन बहुत ज्यादा करने लगे।
क्या करेंगे? ये आपस में एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? रिपेल करने लगेंगे। और जब रिपेल करेंगे तो क्या होगा? रिपल्शन से हमेशा देखो, अट्रैक्शन से साइज, अट्रैक्शन जब होता है तो ये पास पास आता है, और जब रिपल्शन होता है तो जब हम कॉपर से जिंक की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज भी बढ़ जाता है। और यहाँ से यहाँ जाने का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, लेकिन उसका प्रभाव खत्म हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हो गए हैं, उनके बीच का रिपल्शन इतना ज्यादा हो गया है कि साइज बढ़ जाता है। आगे समझ में? तो क्या सीखा? शुरू में साइज डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि क्या बढ़ा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, और शील्डिंग इफेक्ट अभी काफी कम है। बीच में जब आप सीरीज में पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ? न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ा उसको किसने बैलेंस कर लिया? शील्डिंग। अच्छा बताओ, आगे यहां से यहां जाने पर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ क्यों रहा है? वेरी गुड, क्योंकि क्या बढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉन 3, इलेक्ट्रॉन 5, जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ने लगेगा? और ये पिक्चर में आता है यहाँ से, इसका जो प्रभाव है वो मिडल से आता है, और जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है वो उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है। बोलो क्लियर है मेरी बात? तो अगर मैं आपसे यहाँ पे देखो, मैं तो ऐसे लिखूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक अगर मैं आपको कहूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आउटर मोस्ट शेल तक पहुंचने वाला जो चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बोर्ड पे देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और यहाँ पे मैं लिखूँ शील्डिंग इफेक्ट। इनमें कौन ज्यादा पावरफुल है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, अरे ये ज्यादा इफेक्टिव। जब तुम यहाँ से कहाँ तक गए? कॉपर तक, तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अप्रोक्सीमेट किसके बराबर है? शील्डिंग इफेक्ट। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने एक दूसरे के प्रभाव को नलीफाई कर दिया और शील्डिंग इफेक्ट। इसलिए यहाँ से यहाँ जाने पर ये करते, और लास्ट में यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है ये बहुत ज्यादा है। क्यों बहुत ज्यादा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए। किससे ज्यादा है? अट्रैक्शन से। अट्रैक्शन कौन कर रहा है? न्यूक्लियर चार्ज भी खैर काफी है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। न्यूक्लियर चार्ज भी, न्यूक्लियस के इसके पास 29 प्रोटॉन्स होते हैं या 30 प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो बहुत ज्यादा है, और अट्रैक्शन बहुत कम है। इसलिए ऐसा हो जाता है। आई बात समझ में? अरे बोलो। तो सर ये एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस की बात हो गई। ये ट्रेंड आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेंड आपको दिखेगा। चलिए क्या मिटा दिया जाए इसको? ओके, अब बात करते हैं, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए, जैसे आप जानते हैं 3D सीरीज होती है, फिर क्या होती है? 4D सीरीज होती है, 5D सीरीज होती है, ऐसे 4 सीरीज होती है, मालूम है ना आपको? 4D सीरीज में भी 10 एलिमेंट है, 5D सीरीज में 10 एलिमेंट है, 6D सीरीज में 10 एलिमेंट है। अरे है कि नहीं? बिल्कुल है सर। अच्छा, 3D सीरीज का मतलब कौन सा पीरियड बताओ? जोर से बोलो। यस, आपको बताया, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ये चौथा पीरियड होगा। ये जो एलिमेंट्स है चौथे पीरियड के एलिमेंट्स हैं। 3D सीरीज का मतलब होता है 4th पीरियड। मैं पीरियड की बात करूं, पीरियड हमेशा एक बड़ा होगा। पीरियड की बात करूं तो 3D सीरीज का मतलब है 4th पीरियड। ये है 5th, ये है 6th, और ये है 7th। जितना पीरियड होता है बच्चों, उतनी ही शेल होती है उस पैटर्न के अंदर। बहुत आसान है। आप इनकी कॉम्प्लिकेशन करो, कितनी शेल मिलेंगी? 4। अरे देखो ना, पहला एलिमेंट ले लो, स्कैंडियम, कितना नंबर? 21, तो 18, 4s2, 31। बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4। सबसे बड़ा नंबर क्या है?
ये पीरियड को बताता है, ये पीरियड को बताता है कि भाई स्कैंडी में कितने पीरियड बोल रहा हूँ, शेल को बताता है कितनी शेल है स्कैंडी में, 4। अगर मैं जूनियर क्लासेस की बात करूँ तो आप क्या बोलोगे शेल को, के एल एम एन, इन सब में 4 शेल है क्योंकि ये 4th पीरियड के एलिमेंट्स है। आया समझ में? 4D सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें कितनी शेल होगी, 5। उसमें 6 शेल होगी, इनमें ओके। अब बताओ 3D सेल से 3D सीरीज के एटम से बड़े 4D सीरीज के एटम्स होंगे नहीं होंगे? इस कैटेगरी के नीचे कौन आता है, वाई आता है, चेक करो, गैटीनियम आता है, चेक कर लो, एटॉमिक नंबर 39 होता है। पहला पेज खोलो जहां पे पूरा बना रखा है, इसके नीचे आता है वाई, इसका एटॉमिक नंबर होता है 39, और वाई के नीचे आता है एल, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57, और एल के नीचे आता है एसी, एटॉमिक नंबर होता है 89। अरे होता नहीं, तो बताओ एससी से बड़ा वाई होगा नहीं होगा? क्योंकि सर ये है 4थे पीरियड का और ये है 5वें पीरियड का, तो उसमें है 4 शेल, इसमें क्या है 5 शेल। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आता है ZR, चेक कर लो, 4D सीरीज का दूसरा एलिमेंट है ZR और इसका दूसरा एलिमेंट है HF, इसका तीसरा एलिमेंट है NB, चेक कर लो, इसका तीसरा एलिमेंट है TA। अरे है कि नहीं? अब बताओ TI से बड़ा कौन, ZR से बड़ा कौन होना चाहिए, V से बड़ा कौन, NB से बड़ा कौन, बोलो क्लियर है ना? अब यहाँ पर थोड़ा सा छापा हो गया, क्या हो गया भाई साहब, लैंथनम के बाद, ध्यान से सुनना, लैंथनम के बाद 3D सीरीज से बड़े एटम 4D सीरीज के होते हैं, नो डाउट, लेकिन 4D और 5D सीरीज के एटम का साइज सिमिलर होता है। क्या बोला मैंने? 4D और 5D सीरीज के एटम का साइज सिमिलर होता है लैंथनम के बाद। SC से बड़ा Y है, Y से बड़ा LA है, नो डाउट, TI से बड़ा कौन है, लेकिन ZR और HF क्या है, सिमिलर साइज। V से बड़ा कौन है, लेकिन NB और TA क्या है, सिमिलर साइज। आप कहेंगे सर इसमें तो आप कह रहे हैं 5th पीरियड है 5 शेल होंगी, बिल्कुल होंगी, और सर ये 6ठा पीरियड है तो 6 शेल होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन तब भी साइज सिमिलर, यस, तब भी साइज, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और इसका रीजन, फिलहाल मैं रीजन का नाम लिखूंगा, डिस्कस करेंगे आगे। आपसे पूछा जाएगा 4D सीरीज के एटम्स और 5D सीरीज के एटम्स का साइज लैंथनम के बाद सिमिलर क्यों होता है, लैंथनम जर्कोनियम सिमिलर क्यों है, NB टेंटरम TA सिमिलर क्यों है ना? तो आप इसका रीजन फिलहाल इसी चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे। इसका रीजन होता है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या लिखा आपने? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसी चैप्टर में आ गया है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D सीरीज और 5D सीरीज के एटम्स का साइज लैंथेनम के बाद क्या हो जाता है, सिमिलर। इससे बड़ा ये है, लेकिन इन दोनों का साइज सिमिलर है, फिर इन दोनों में ये बड़ा है, नो डाउट, टीचर का साइज बढ़ता है, लेकिन एक्सेप्शन आपको कहाँ पे मिलने वाला है, 4D और 5D। और उसका एक्सेप्शन क्या है, रीजन है उसके पीछे, रीजन का नाम फिलहाल हम लिख रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे बाद में कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, बट आगे डिस्कस करेंगे कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। आया समझ में? एटॉमिक साइज का ट्रेंड तुम्हें लेफ्ट टू राइट में पता होना चाहिए और तुम्हें टॉप टू बॉटम भी पता होना चाहिए, ठीक है? लिखो, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, ऐसा रीजन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। इसके आगे भी एलिमेंट्स हैं, वो मैंने लिखे नहीं है। जर्कोनियम एंड हॉफनियम एसेंशियल है, जर्कोनियम एंड हॉफनियम, जर्कोनियम एंड हॉफनियम, ZR and HF have almost similar atomic size. ZR and HF, जर्कोनियम होता है ये, ZR and HF have almost similar atomic size, ठीक है, similar atomic size, ये एसेंशियल है। रीजन है they both have
they both have similar या सिमिलर मत करो, they both have same number of shells in them, they both have equal number of shell या same number of shell in them, equal number of या same number of shell in them। हाँ शैली क्या कहना है आपका? Assertion is right or wrong? Right। जर्कोनियम और हॉफ्नियम क्या होगा? सिमिलर होगा, क्योंकि जर्कोनियम 4D सीरीज का है और हॉफ्नियम 5D सीरीज का है, और 4D सीरीज और 5D सीरीज के एटम्स का साइज इलेक्ट्रॉन के बाद वाले क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। रीजन लिखा है कि दोनों में शेल नंबर सेम है। ये गलत है सही है? ये गलत है। शेल तो अलग अलग होगी, वो अलग पीरियड का वो अलग पीरियड का है, तो शेल अलग अलग होगी। तो सही रीजन क्या होगा? अगर सही रीजन होता तो क्या होता? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना? इस आसान सी बात तो लिख दीजिए, एसएसएन इज राइट, रीजन इज फॉल्स। सी ऑप्शन होगा इसका, जो सी ऑप्शन होगा हमारा, एसएसएन सही है, रीजन फॉल्स है। आसान था। अच्छा ये क्वेश्चन सेम यहाँ भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, इसमें भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जनरली जर्कोनियम और हॉफ्नियम में बनाते हैं लोग, और बहुत अच्छे से बहुत बार बनता है क्वेश्चन कि जर्कोनियम और हॉफ्नियम का साइज सिमिलर क्यों है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी है। ये चीज आपका एलपी और टीए में भी आ सकती है, इसके बाद वाले भी एलिमेंट्स हैं सब में आ सकती है लैंथेनॉइड की बात करें। आगे समझो, चलिए अगली बात आती है डेंसिटी। देखो आई थिंक डेंसिटी, अगली बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी की बात करना है, ठीक है? अच्छे से क्लियर हो रही है बातें? बढ़िया से। चलो अब देखो तो डेंसिटी की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। डेंसिटी है, डेंसिटी होती क्या है? फॉर्मूला बता दो मैथमेटिकली, मास अपॉन वॉल्यूम। सर मास अपॉन वॉल्यूम सही होती है डेंसिटी, सही बात है। मैं एक सीरीज में चलना चाह रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट 3D सीरीज का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मैं लेफ्ट टू राइट जाना चाहता हूँ और चेक करना चाहता हूँ कि मेरी डेंसिटी है जो होती है वो कैसे चेंज होती है, बढ़ती है, कम होती है, क्या होता है? तो देखो लेफ्ट टू राइट जाने में मास बढ़ेगा या कम होगा? बताओ भाई। कितने प्रोटॉन्स? 21, क्योंकि एटॉमिक नंबर 21 है, तो 21 प्रोटॉन 21 इलेक्ट्रॉन, 22 प्रोटॉन 22 इलेक्ट्रॉन। आगे जाने पे प्रोटॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। भाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मास तो बढ़ेगा भाई, तो आगे जाने पे मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, चेक करना, ठीक, मास बढ़ रहा है। तो मास बढ़ने की वजह से डेंसिटी बढ़ेगी कम होगी? भाई मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। अच्छा वॉल्यूम, हम एटम को स्फेरिकल बॉडी मानते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर। अब अगर मैं आर की बात करूं, रेडियस, साइज, तो जरा देखिए ट्रेंड आप, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हाँ लास्ट में बढ़ जाता है, लास्ट में बढ़ जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप देखो कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिखा, लेकिन ओवरऑल देखो तो कम ही हो रहा है, कॉपर, यानी कि आर कम हो रहा है। As we move from left to right, atomic size decreases, आर कम हो रहा है और मास बढ़ रहा है, तो मास के बढ़ने की वजह से और साइज के कम होने की वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन ये ट्रेंड आपको कहाँ तक देखने को मिलेगा? कॉपर तक, जिंक तक नहीं मिलेगा, कॉपर तक। क्योंकि इसके बाद साइज क्या होता है? इसके बाद साइज बढ़ रहा है, तो ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, ये ट्रेंड आपको कॉपर तक देखने को मिलेगा। तो क्या सीखा हमने कि हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे मास बढ़ता है और साइज कम होता है। तो साइज का कम होना भी डेंसिटी को बढ़ाएगा और मास का बढ़ना भी डेंसिटी को बढ़ाएगा, और ये ट्रेंड आपको सारी सीरीज में देखने को मिलेगा। हो गया क्लियर? लिखो। तो ये देखा आपने कि डेंसिटी लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे मास बढ़ता है, और वॉल्यूम यानी कि आर कम होता है। आर कम होगा, आर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी।
तो साइज के कम होने से और मास के बढ़ने से डेंसिटी बढ़ जाती है। और ये ट्रेंड आपको कहाँ तक देखने को मिलेगा? कॉपर तक। कॉपर तक ये आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ये तक देखेंगे आज। चीजें क्लियर हो गई आपको? तो क्या क्या सीखा आपने आज? पैरामैग्नेटिक बताया आपको, डायमैग्नेटिक बताया, मैग्नेटिक मोमेंट बताया, रूट n+2 bm, शील्डिंग इफेक्ट बात हुई, और शील्डिंग इफेक्ट का इफेक्ट फिर हमने किस पे देखा कि कैसे हम जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज पहले ज्यादा डिक्रीज होता है, बाद में कम डिक्रीज होता है, लास्ट में बढ़ जाता है, और ऊपर से नीचे आने पे 3D से 4D में आएंगे तो साइज बढ़ेगा, 4D से 5D में जाएंगे तो साइज सिमिलर रहेगा। उसके पीछे का रीजन क्या था? उसके बाद आपको डेंसिटी की बात बताया। इससे आगे कहानी